चलो तो भैया लिख लो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले भाई बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, उसके बाद तो फटाफट आप न्यूमेरिकल डायरेक्टली भी सॉल्व कर पाओगे। यार सबसे पहले तो मेरे को डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज हीट, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इन सब का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूले हैं, ये सब चीजें याद दिलाओ। चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी को छोड़ो भाई। व्हाट इज हीट है भाई? इतनी बेसिक चीज भी नहीं बताओगे? व्हाट इज हीट? भाई किसी को ये नहीं पता हीट क्या है? चलो मेरे को ही बोलना पड़ेगा। यार हीट, हीट हमारे पास क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन जो ये एनर्जी है, जनरली हम इसको कहते हैं ट्रांजिट एनर्जी। ट्रांजिट एनर्जी का मतलब क्या है? ट्रांजिट एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी जो हमेशा फ्लो करती है। तो याद रखना, हीट एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। हीट को सिर्फ आप क्या करा सकते हो? हीट को बस आप फ्लो करा सकते हो। और हीट किस केस में फ्लो करेगी? तो हमें पता है यार, जब भी हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उस केस में हीट फ्लो करेगी। और हीट की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है। मैंने कहा अज्यूम कर लो कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, तो उस केस में हमारी हीट फ्लो करेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटसाइड। भाई बिल्कुल, मतलब उस केस में हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। याद रखना, हीट हमेशा फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टू लो। तो इस केस में हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली क्या कर रहा है? हमारा ये ऑब्जेक्ट बेसिकली हीट को लूज कर रहा है, हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है इससे। सिमिलरली अगर मैं अज्यूम करता कि टी टेम्परेचर छोटा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो उस केस में हीट फिर से हाई टू लो फ्लो करती। उस केस में हमारा ये ऑब्जेक्ट हीट को क्या करता? हीट गेन करता। चीजें डन है इतनी? यस। भैया हीट को हम इंडिकेट करेंगे क्यू से। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल बेसिक से बताना पड़ेगा, तुम लोगों को बिल्कुल याद नहीं है शायद से चैप्टर 11th का। हीट को हम इंडिकेट करेंगे क्यू से, और हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट की डेफिनेशन क्या है? हीट की डेफिनेशन है बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी। मेरे को कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी है इस ऑब्जेक्ट को ताकि मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा सकूं। तो यार क्या ये हीट जो मैं दे रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, क्या ये मास पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? करेगी। भैया थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, हाउस जी जोश, पूछना पड़ेगा क्या इतने टाइम बाद भी? भाई देखो, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं, इधर देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। सपोज इधर ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया कॉपर का, इधर ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया एल्यूमिनियम का, और ये दूसरा ही ऑब्जेक्ट मैंने फिर से कॉपर का ही ले लिया। मैं कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट 5 kg, ये ऑब्जेक्ट 1 kg, और ये ऑब्जेक्ट भी सपोज 5 kg। मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर चेंज कराना चाहता हूं। भैया मैं इस केस में 10 डिग्री सेल्सियस चेंज कराना चाहता हूं, इधर भी मैं 10 डिग्री सेल्सियस चेंज कराना चाहता हूं, लेकिन इधर मैं 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराना चाहता हूं। तो मुझे बताओ तीनों चीजों में हीट सेम सप्लाई करनी पड़ेगी या अलग अलग सप्लाई करनी पड़ेगी? सर अलग अलग। अलग अलग सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि भैया ये हीट किस पे डिपेंड कर रही है? पहले वाले केस में और लास्ट वाले केस में मटेरियल सेम है लेकिन मास अलग अलग है। तो मतलब हमारी हीट मास पे डिपेंड करती है। ऊपर से फिर वो टेम्परेचर चेंज पे भी डिपेंड करती है। इधर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करा रहा हूं तो मेरे को हीट कम देनी पड़ेगी। इधर अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करा रहा हूं तो इधर मेरे को हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मतलब वो किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रही है। और साथ के साथ क्या ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी। तो नेचर ऑफ मटेरियल के लिए हमने एक कांस्टेंट लिख लिया है सी। तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या आ गया? एम सी डेल्टा टी। चेक करो इसमें कोई दिक्कत? डन। तो यार ये हीट का फॉर्मूला याद रखना, एम सी डेल्टा टी। अब यार अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो हमारी एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा? चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी क्यों ना हो, भैया होगा जूल सी। लेकिन हमने क्या किया यार, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है,
और हमारे पास हीट एनर्जी है। मैं एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूं कि यार मैं कौन सी एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसलिए हम जनरली इसको एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इसको सीजीएस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। और यार हीट का सीजीएस यूनिट क्या होता है? कैलोरी। वेरी गुड, कैलोरीज होता है। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये याद नहीं है, अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं, एसआई यूनिट तो जूल्स ही होगा, लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट अर्ज होता है, अर्ज। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो हम जूल्स में रिप्रेजेंट ही नहीं करते, हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किलोवाट आवर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो यही चीज इधर भी है, मुझे पता चल जाए कि मैं हीट के बारे में बात कर रहा हूं, तो हम इसको कैलोरीज में रिप्रेजेंट करेंगे। और एक कैलोरी कितना जूल्स होता है? एक फोर। कैलोरी 4.18 जूल्स होता है, लेकिन जिसको हम राउंड ऑफ करके कितना लिख देंगे? 4.2 जूल्स लिख देंगे। चेक करो अब यहां तक चीजें क्लियर हैं? ये मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं अभी हीट के बारे में। यस सर। चलो डन। तो ये तो यार आपको क्लियर है हीट के बारे में। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? अब ये थोड़ा सा एक वो है इंटरनल एनर्जी, कि यार इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो आप एक खुद सोचो, नाम ही सजेस्ट कर रहा है सब कुछ, कि अगर मैं कोई एक गैस ले रहा हूं या कोई एक लिक्विड ले रहा हूं, तो उसकी इंटरनल चीजें क्या होंगी? एक गैस के लिए इंटरनल चीजें क्या है भैया? उसके मॉलिक्यूल्स। तो इसके मॉलिक्यूल्स के पास अभी कौन कौन सी एनर्जी होगी? जैसे मैंने कहा, मैंने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर रियल गैस डाल दी है, तो यार इस रियल गैस के पास अभी कौन कौन सी एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूल्स? काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। आपको पता है कि गैस के अंदर या लिक्विड के अंदर हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब रैंडम मोशन में होते हैं। इवन सॉलिड्स के अंदर भी हमारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। तो भैया मोशन है, तो इसकी वजह से कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। लेकिन अब ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? तो याद रखना, ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ता है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा मोशन पे? डिक्रीज। डिक्रीज हो डिक्रीज। जाएगी। और सपोज अगर मैंने कहा कि मैंने टेम्परेचर -273 केल्विन बना दिया, तो फिर मेरे को बताओ मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीज। वेरी गुड। याद रखो, -273 एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे हमारा सारा का सारा मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक जाएगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा ही नहीं बिल्कुल भी, मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टॉप्स। तो अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा ही नहीं, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी उस केस में 0 बन जाएगी। सेकंड सोचो, सेकंड कौन सी एनर्जी होगी इस रियल गैस के पास? तो देखो, ये भी तुमने पढ़ रखा होगा यार, कि हम हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्प्रिंग फोर्स की तरह अज्यूम करते हैं या नहीं करते? भाई यस हम सर। यस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्प्रिंग फोर्स की तरह अज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारी स्प्रिंग सारे मॉलिक्यूल्स को क्या कर रही है? एक दूसरे से बाउंड कर रही है, एक दूसरे से होल्ड करके रख रही है। तो यार इन सारे मॉलिक्यूल्स पे अगर ये बाउंडेड है और स्प्रिंग फोर्स मेरा एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? टेंशन। वेरी गुड। मेरे को लगा कोई आंसर नहीं देगा और सब भूल चुके हो। ऐसा लग रहा है 11th पढ़ानी पड़ेगी पहले पूरी। यार याद रखो, जब भी कोई इलास्टिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, याद है मैंने ही आपको पढ़ाया हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क एनर्जी पावर तो मैंने ही पढ़ाया हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के कंजर्वेटिव फोर्स हैं। पहला कौन सा है? इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स में कौन कौन से फोर्स आएंगे आपके पास? स्प्रिंग फोर्स आएगा, मॉलिक्यूलर फोर्स आएगा। दूसरा कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए हमारे पास ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी आती है। और तीसरा कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो याद रखना, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी? वॉल्यूम की वजह से आएगी।
अगर मैं टेम्परेचर -273 केल्विन ले लूं तो इसमें हाइपोथेटिकली हमारा वॉल्यूम भी जीरो हो जाता है। तो इतने टेम्परेचर पे मेरी इंटरनल एनर्जी क्या बन जाएगी ऑब्जेक्ट की? जीरो बन जाएगी। जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि -273 केल्विन पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक गया, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, वॉल्यूम जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो भैया इंटरनल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी आपकी जीरो बन जाएगी। लेकिन सर हाँ बोलो। वॉल्यूम कैसे जीरो हो सकता है? यार क्योंकि होता क्या है, -273 केल्विन पे है ना, ये एक हाइपोथेटिकल है सिचुएशन। -273 केल्विन आप पहुंचा नहीं सकते कभी भी। -273 केल्विन पे हमारा क्या होता है, हम कहते हैं कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी अपना रोल प्ले नहीं करते, ये भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो इस केस में वॉल्यूम भी कंसिडर नहीं करते। क्योंकि वॉल्यूम है क्यों? एक चीज सोचो, वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से कुछ ना कुछ वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट ही बिल्कुल रुक गया, तो हम कहेंगे कि उन्होंने कोई स्पेस ही ऑक्यूपाई नहीं करी और वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ठीक यस है ये सर। वाली बात। जैसे मैं बता देता हूँ, ये ग्राफ एक इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है जो शायद से आपको याद हो। ये ग्राफ होता है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, सॉरी, टेम्परेचर वर्सेस, ये हो गया। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो याद रखो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, याद रखो आपका वॉल्यूम भी क्या होता है, आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। ये चीज पता है या नहीं? यस। यार जैसे ये कंटेनर वाला एग्जांपल लो, अगर मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसके मॉलिक्यूल पिस्टन को स्ट्रॉन्ग हिट करेंगे। अगर इसके मॉलिक्यूल पिस्टन को स्ट्रांगली हिट करेंगे तो पिस्टन किधर मूव करेगा? पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो पिस्टन अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस केस में वॉल्यूम क्या कर जाएगा, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो याद रखो ये ग्राफ कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को इमेजिनरी पीछे एक्सटेंड कर दूं, तो मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं जीरो लाइन को टच कर रहा है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम जीरो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जीरो कौन से टेम्परेचर पे होगा? -273 केल्विन पे होगा। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया आपको? हाँ काव्य बोलो, क्या डाउट है? सर ये वॉल्यूम किसी भी स्टेट की है या फिर सिर्फ गैसियस स्टेट की? यार यूजुअली गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड के केस में और लिक्विड के केस में ये चीजें नहीं हो पाती इतनी ज्यादा, निगलेक्ट मतलब नेग्लिजिबल होती है। लेकिन गैस के केस में ये चीज नोटिसेबल होती है। ओके सर। ठीक है। तो यार याद रखना, गैस के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और मैं प्रेशर को वो कर रहा हूं, तो इस केस में हमारा जो पिस्टन है, वो मॉलिक्यूल्स उसको स्ट्रांगली हिट करेंगे, पिस्टन एक्सपैंड करेगा। तो मैं फिर से कॉन्सेप्ट से पूरा भटक गया था। मैं आपको क्या मुद्दे की बात समझा रहा था कि इंटरनल एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, और हमारे रियल गैस के पास दो एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूम एंड ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं ये कह सकता हूं मैथमेटिकल वे में, मैं मैथमेटिकल वे में ये कह सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। लेकिन याद रखो ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन हम आइडियल गैस में क्या करेंगे? याद रखो हम आइडियल गैस के अंदर है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को जीरो मानते हैं। मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कंसीडर करूंगा ही नहीं। तो अगर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग ही नहीं रहे, तो यार उस केस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मतलब उस केस में हम सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेंगे। और आपको ये चीज तो पता ही होगी, क्या हम रियल गैस के बारे में पढ़ते हैं? नहीं। हम किसके बारे में पढ़ते हैं हमेशा? आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equal to mR। वेरी गुड, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हम हमेशा आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं। भैया एक बार हम यहां तक चेक कर लो अच्छे से, जो भी मैंने ये इंटरनल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बताया, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछो। नो सर। डन। अगर, हाँ बोलो। अच्छा, अब यार आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा थोड़ा सा।
यार मेरे पास एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की खासियत क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी है आइसोथर्मल प्रोसेस की? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। वेरी गुड। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यार अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और मैं आपसे पूछूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो मेरे को बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी इस केस में? 0। वेरी गुड। क्योंकि यार आपको पता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी ना। तो हमारी इंटरनल एनर्जी क्या बन जाएगी? कांस्टेंट। तो इस केस में डेल्टा यू कितना आएगा? 0 आएगा। सर अगर गैस रियल हो फिर? गैस रियल हो तो उस केस में हम ये चीज वैलिड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस केस में फिर वो उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगी। तो उस केस में इंटरनल एनर्जी 0 नहीं हो पाती है। तो इसलिए रियल गैस में ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो इसलिए हम रियल गैस के बारे में पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर फिर हमें बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली कंसिडर करनी पड़ेगी। समझ रहे हो भावनाओं को? ओके। डन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यार हमने मोशन चैप्टर भी करा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूं तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। लेकिन ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई ना। इस पे एयर रेजिस्टेंस तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अब एयर रेजिस्टेंस भी भैया बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। एयर रेजिस्टेंस इसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, इसकी शेप पे डिपेंड करेगा। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। तो इसलिए हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करके इसको क्या मान लेते हैं? विदाउट एयर रेजिस्टेंस भैया हमारा फ्री फॉल मोशन। चलो नेक्स्ट। भैया नेक्स्ट एक प्रोसेस आपने ये भी पढ़ा होगा, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस की क्या खासियत है ये भी बता दो भाई। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि हमारे इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेट कैसी होगी? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं किसी भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का। साइक्लिक प्रोसेस है। मैंने साइक्लिक प्रोसेस के लिए ग्राफ ड्रॉ किया। तो भैया पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ए से बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा, सी से डी पहुंचा। तो इस केस में मेरी इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल स्टेज भी क्या है? ए है। तो मतलब जितना टेम्परेचर पहले रहा होगा फाइनल टेम्परेचर भी तो उतना ही हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के केस में भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा? याद रखो इस केस में भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है? सेम है। तो इसलिए हम कभी कभी क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी हमारा किस टाइप का फंक्शन है? इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या? कि मैं ये नहीं देखूंगा कि ए से बी पहुंचे या सी पहुंचे या कहां पहुंचा। मैं बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखूंगा, सिर्फ इनिशियल थिंग एंड द फाइनल थिंग। भैया यहां तक चीजें क्लियर हैं तो नोट डाउन करो और फिर बताओ। डन सर। डन। डन सर। बहुत बढ़िया। तो यार हमारा हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया, हमारा इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक आ गया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, भैया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस याद रखो ये लास्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके बाद थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाएंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यार आप एक चीज ध्यान दो, मैंने जब आपको हीट का फॉर्मूला लिखवाया तो हीट के फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखा था, कांस्टेंट। तो जरा इस कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ, इस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख सकता हूं m/Δt बन गया। अरे यस। भैया थोड़ा सा हाँ या ना रिस्पॉन्ड करो यार प्लीज। यस सर। डन। तो Q डिवाइडेड बाय मास एंड Q डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? भाई मैंने बोलने के लिए बोला था, ये थोड़ी बोला था कि माइक अनम्यूट कर लो। चलो अमन माइक म्यूट पे रखो। यार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये जो कांस्टेंट है ना यही हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, आपको ट्वेल्थ वाले फॉर्मूले से रिलेट करके बताता हूं तो आपको वो जल्दी चीजें याद हो जाएगी। यार मुझे बताओ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है। जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज होता है। यस सर। तो मुझे बताओ फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, इसका सिग्निफिकेंस क्या निकला? इसका सिग्निफिकेंस ये निकला कि भैया फोर्स के अंदर दोनों चार्जेस आ रहे थे, दोनों चार्जेस आ रहे थे। लेकिन मैं अगर इसको Q2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मतलब Q2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो मतलब इधर मैंने बेसिकली Q2 की वैल्यू कितनी बना दी? बेसिकली इधर मैंने Q2 की वैल्यू 1 बना दी। क्या आपको ये सिग्निफिकेंस समझ में आया?
Yes, sir. Yes, डन। sir. तो यार इधर भी है ना, हम वही चीज कर रहे हैं कि हमारी जो हीट एनर्जी है वो मास पे डिपेंड करती है। मास पे डिपेंड करती है मतलब कि भैया 5 kg को हीट करना है तो अलग देनी पड़ेगी। अगर मैं 6 kg वाले ऑब्जेक्ट को हीट देना चाह रहा हूं तो अलग अमाउंट देना पड़ेगा, और 1 kg वाले को हीट देना चाहता हूं तो अलग अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब हीट की वैल्यू मास पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं इसको मास से डिवाइड, अमन, लेकिन अगर मैं हीट एनर्जी को मास से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस फॉर्मूले में, इस हीट एनर्जी में मास को फिक्स कर दिया। और मास मैंने कितना बना दिया? मास मैंने 1 किलोग्राम्स बना दिया। सिमिलरली अगर मैं इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूं तो मतलब मैंने इसमें टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया। और टेम्परेचर कितना फिक्स कर दिया मैंने? 1। तो भैया यही डेफिनेशन हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। भैया डेफिनेशन देख लेना, आपको डेफिनेशन से ही फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। यार सबके माइक अनम्यूट पे जा रहे हैं और पीछे से डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। अगर रिपीटेडली किसी एक बच्चे का ऐसे माइक अनम्यूट चलता रहा तो याद रखना फिर मेरे को क्लास से रिमूव करना पड़ जाएगा। चलो इधर। तो यार अगर आप डेफिनेशन को ध्यान दो, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बन गई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने मास फिक्स कर दिया कि 1 किलोग्राम या 1 ग्राम ही होना चाहिए, मतलब मास यूनिट मास होना चाहिए। एंड द टेम्परेचर चेंज शुड ऑल्सो बी यूनिट चेंज। मतलब टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस ही चेंज करा रहा हूं तो टेम्परेचर भी यूनिट चेंज। तो भैया जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 यूनिट मास मास ले लूंगा, टेम्परेचर यूनिट चेंज कराऊंगा, तो मेरे को जितनी भी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो हीट हमारी क्या कहलाएगी? वो हीट हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। और ये किसी भी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी। तो ये किस पे डिपेंड करेगी? ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। चेक कर लो यहां तक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है या नहीं? Yes. भैया मेरे को लगा सबको नहीं समझ में आया ये वाला। एरी चेक करके बताओ। काव्य, हर्ष, सर क्लियर है। क्लियर है? Yes. Yes. लेकिन अब यार एक दिक्कत बहुत ज्यादा बड़ी है। क्या दिक्कत है उसमें भी भावनाओं को समझो। यार हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना डेल्टा टी और क्यू पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे मैंने बोला यार अलग अलग टाइप के प्रोसेस हैं। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस ले लूं तो मुझे पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? सेम मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। अगर मैं दूसरा प्रोसेस ले लूं एडियाबैटिक प्रोसेस, यार एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या खासियत होती है? नो हीट ट्रांसफर। नो हीट ट्रांसफर, वेरी गुड। नो हीट ट्रांसफर। नो हीट ट्रांसफर का मतलब होता है कि Q की वैल्यू 0। तो अगर Q की वैल्यू 0 तो C की वैल्यू कितनी आई? 0। सिमिलरली थर्ड प्रोसेस। अब थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, तो बहुत आराम से, तसल्ली से और थोड़ा सा फोकस होके समझना। थर्ड प्रोसेस है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब मैं वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल, भाई घर के अंदर प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं, लिड लगा देते हैं, तो भैया हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। इसके अंदर कोई गैस है, मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो मेरे को बताओ मेरे को जो हीट देनी पड़ेगी अब, वो कम देनी पड़ेगी या ज्यादा देनी पड़ेगी? सोच के बताओ। Yes. एरी इधर सुनो भाई, सब लोग इधर सुनो। ये चीज आपने कभी भी एड में भी देखी होगी या वैसे भी जनरली सुना होगा कि यार हमें चीजें है ना गर्म जब कर रहे हैं तो हमेशा उन चीजों को कवर करके गर्म करना चाहिए गैस पे। वो हमारी गैस बचाएगा, सेव करेगा। ऐसा क्यों? ये चीज तो सुन रखी है या नहीं सुन रखी है आपने? Yes, sir. ये चलो गुड, ये चीज सबने सुन रखी होगी कि भैया अगर मेरे को जैसे पानी गर्म करना है, दूध गर्म करना है, तो भैया उनको हमेशा कवर करके, क्लोज करके, लिड करके उसको बॉईल करो, तो आपकी इससे गैस बहुत ज्यादा बचेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो याद रखो आपको जो हीट सप्लाई करनी पड़ रही है वो लेस अमाउंट में सप्लाई करनी पड़ेगी।
लेस अमाउंट में। क्योंकि इसका रीजन समझाता हूं, इसका रीजन क्या है। क्योंकि जैसे जैसे सपोज अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, मैं इसको हीट देता, तो देखो अभी अभी मैंने ये एग्जांपल बताया आपको कि अगर आप किसी चीज को हीट दे रहे हो तो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे, वो पिस्टन को स्ट्रांगली हिट करेंगे, तो मेरा पिस्टन क्या करने लग जाएगा, पिस्टन एक्सपैंड करने लग जाएगा। तो एक्सपेंशन के टाइम पे टेम्परेचर क्या कर जाता है, टेम्परेचर रिड्यूस कर जाता है। तो यार अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं कर रहे हो, आप नीचे से हीट दे रहे हो, वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज ना होने की बजाय क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो फिर आपको है ना नीचे से बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इस केस में भैया हम ऐसा नहीं चाहते, तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट बनाया। वॉल्यूम को कांस्टेंट बनाया तो कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, तो जो भी हीट सप्लाई कर रहा हूं वो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराएगी। प्लीज एक बार चेक कर लो, सबको थर्ड प्रोसेस क्लियर है? यस सर। डन। तो एक लास्ट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट्स इट, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या चीजें कांस्टेंट रहेगी? प्रेशर। प्रेशर। वेरी गुड। अब इधर याद रखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका वॉल्यूम चेंज होगा। तो एग्जाम्पल क्या है कि यार आपका वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब अब इधर प्रेशर कुकर एग्जाम्पल नहीं है, एक पिस्टन वाला एग्जाम्पल है। पिस्टन कि मतलब आप जैसे जैसे हीट सप्लाई करोगे, जैसे जैसे हीट सप्लाई करोगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे कंटेनर की वॉल को, तो पिस्टन हमारा ऊपर मूव कर जाएगा। पिस्टन ऊपर मूव कर गया तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो मेरे को इस केस में कम हीट देनी पड़ेगी या ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? कुछ ज्यादा। ज्यादा। वेरी गुड। तो हीट अगर कम है तो सी की वैल्यू भी कम आएगी, अगर क्या कहते हैं क्यू की वैल्यू ज्यादा है तो सी की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। तो यार हमने क्या देखा कि हमारे पास दिक्कत क्या है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन हमने देखा यार हर एक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है। आइसोथर्मल के लिए अलग आ रही है, आइडियाबैटिक के लिए अलग आ रही है, आइसोकोरिक के लिए अलग आ रही है और आइसोबारिक के लिए अलग आ रही है। आइसोकोरिक में कम हीट आ रही है, कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, आइसोबारिक में ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिर्फ दो ही केसेस में कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम सिर्फ दो ही प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। कौन से दो प्रोसेस के लिए? हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट दूंगा उसको हम डिनोट करेंगे सीवी से। और दूसरा कि मैं कैलकुलेट करूंगा कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, सीपी। और तुमने अभी अभी ये चीज बताई कि कौन सी केस में वैल्यू ज्यादा होगी, सीपी की या सीवी की? तो याद रखो सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से बड़ी होगी। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके? गैस कांस्टेंट। वेरी गुड, मतलब आपको ये चीज पता थी। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है? फॉर्मूले का नाम नहीं पता? फॉर्मूले का नाम होता है मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला। और आर की वैल्यू याद रखो, वैसे तो आपको पता ही होगी, 8.314, लेकिन ये वैल्यू आप डेसिमल में मत लेना, यूजली कोशिश करना हमेशा फ्रैक्शन में ही लेने की। अब चेक कर लो कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक पहले आराम से नोट डाउन कर लो और मेरे को 1 मिनट डन सर। डन। एक
बिल्कुल मैं यही तो कर रहा था। चलो डन। तो यार सबका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ फिर से थोड़ा पीछे फॉर्मूले पे। तो यार सी का फॉर्मूला पता चल गया आपको, क्यू बाय एम डेल्टा टी। मतलब टेम्परेचर चेंज लेना कंपलसरी है। क्यों लेना कंपलसरी है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ना तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे, ना तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। हम सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एंड आइसोबारिक के लिए। तो आप मुझे बताओ सी का एसआई यूनिट क्या आएगा, इस फॉर्मूले को देख के बताना जरा। सी का एसआई यूनिट क्या लिखूं मैं? अरे भैया हीट एनर्जी का एसआई जूल्स यूनिट क्या पर होता है? जूल्स। केल्विन पर केल्विन। मास का किलोग्राम, टेम्परेचर का पर केल्विन। सीधी सीधी बात है। लेकिन अब एक और दिक्कत आ रही है इसमें। क्या दिक्कत आ रही है वो भी समझो। यार हमें ये तो पता है कि टेम्परेचर चेंज करेगा तो मेरे को हीट सप्लाई करनी ही करनी है। बिकॉज विदाउट हीट सप्लाई, या तो एक्सट्रैक्ट करे बिना, मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करा सकता। लेकिन कुछ प्रोसेस आपके ऐसे भी होते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं वर्क। मेरे को बता सकते हो ऐसे कौन से, सॉरी, ऐसे कौन से फिनोमिनन है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क करते हैं? तो देखो भैया, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने शायद से ये पढ़ रखा होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है तो क्या टेम्परेचर चेंज करता है या कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट। भैया ये चीज याद रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं मेरे आइस का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस है, मैंने अज्यूम कर लिया। तो अगर आप इसको नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा, इस आइस का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस से कितना बन जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। लेकिन जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, हमारी आइस क्या करने लग जाएगी? हमारी आइस मेल्ट करने लग जाएगी। और जब आइस मेल्ट करती है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेल्ट करती है। मतलब अब आप हीट देते जा रहे हो लेकिन फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। तो फिर भाई ये हीट जा कहां रही है? जब ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करा रही तो ये हीट जा कहां रही है? लेटेंट हीट। वही, वेरी गुड। जब अगर वो इधर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करा रही तो ये हीट जा कहां रही है? ये हीट हमारी आइस में छुप रही है, हाइड कर रही है, और वो फेस चेंज कराने में काम आ रही है। तो याद रखो, जो हमारा फेस चेंज होता है तो उस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो उस केस में हमारी जो हीट होती है वो फेस को चेंज कराने में काम आती है। और उस टाइम पे हम उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो टेम्परेचर चेंज होना जरूरी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू एम एल। और ये L क्या होगा? एल एफ। एल एफ का मतलब कि कितनी हीट है जो फेस चेंज करने में काम आ रही है। तो इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी कहते हैं। अब जैसे ही एक बार आइस पूरी की पूरी मेल्ट हो गई, एक बार आइस पूरी की पूरी मेल्ट हो गई तो भैया ये कन्वर्ट हो गई वाटर में। जैसे ये एक बार वाटर में कन्वर्ट हो गई तो इसका टेम्परेचर अब फिर से इंक्रीज करने लगेगा। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लग जाएगा? कांस्टेंट। भैया वाटर फिर से अपना फेस चेंज करेगा। वाटर फिर से किस में कन्वर्ट करेगा? स्टीम में। और जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट करेगा तो फेस चेंज हो रहा है, तो फिर से ये फेस चेंज किस में होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। तो आप फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे क्योंकि अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो आप फिर से कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे? Q इक्वल्स टू एम एल। लेकिन अब इधर एल वी होगा। एल वी का मतलब क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेरी गुड। भाई एक मिनट, किसी ने बहुत तगड़ा बड़ा सा डाउट पूछा है, पहले उसको भी पढ़ लूं। आप इतने इसको नोट डाउन करो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब आपको सीधा सीधा याद क्या रखना है? जब भी टेम्परेचर चेंज होगा Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो Q इक्वल्स टू एम एल। एल एफ तब लिखोगे जब सॉलिड टू लिक्विड, और एल वी लिखोगे लिक्विड टू गैस। फेस चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। प्रकुल अब तुम्हारा डाउट। सर जी अगर अगर हम ऐसे एक गिलास बाउल में आइस क्यूब लिए एंड उसका वेट देखा, फिर जब वो आइस मेल्ट हो गई तब उसका बाउल का वेट देखा जिसमें आइस मेल्ट होके वाटर बना हो, तो उसका वेट इक्वल होगा या ज्यादा होगा या कम होगा? प्रकुल ये चीज याद रखो, वेट चेंज होता है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज होगा। नेग्लिजिबल अमाउंट में मतलब बहुत ही हल्का डिफरेंस आएगा।
लेकिन चेंज होगा वेट। अब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में, जब ये टॉपिक आगे बढ़ेगा ना, तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। डन सर। डन। चलो, तो यार ये हमने यहाँ तक सारी थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस कर ली हैं। आ जाओ अब एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं इस सारे टॉपिक पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है भैया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने 0.15 किलोग्राम्स ऑफ आइस ली, और ये आइस कितने टेम्परेचर पे है? ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे है। इसको मैंने मिक्स कर दिया। किस में मिक्स कर दिया? वाटर में मिक्स कर दिया। मिक्स्ड विद वाटर। कितना वाटर लिया? 0.30 किलोग्राम्स ऑफ वाटर लिया। एट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर कितना भैया? इसका टेम्परेचर ले लो 50 डिग्री सेल्सियस। द रिजल्टेंट टेम्परेचर, मेरे को रिजल्टेंट टेम्परेचर गिवन है कि रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना है? 6.7 डिग्री सेल्सियस। बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करके देना है? आपको एल एफ की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है भैया, ये वैल्यू याद हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी याद मत करना, क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होती है। अब चलो ट्राई करो। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का एक एग्जांपल समझा देता हूं। सपोज भैया आप लेके आए कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अभी कोल्ड ड्रिंक गर्म है। इसमें आपने आइस क्यूब डाल दिया। अगर आपने आइस क्यूब डाल दिया तो मेरे को बताओ कोल्ड ड्रिंक पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई हमारी कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो जाएगी। Yes, sir. तो मतलब कोल्ड ड्रिंक ने हीट लूज करी है या गेन करी है? लूज। वेरी गुड। कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम हुआ है। कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम हुआ है तो मतलब इसने हीट लूज करी है। लेकिन आइस मेल्ट हो चुकी होगी। आइस मेल्ट हुई है। तो आइस अगर मेल्ट हुई है तो आइस का टेम्परेचर क्या हुआ होगा जिससे वो मेल्ट हुई है? इंक्रीज। इंक्रीज। तो आइस ने क्या करा है? हीट लूज करी है या गेन करी है? भैया आइस ने हीट गेन करी है। अब समझो भैया, वाटर का टेम्परेचर चेंज कितना? वाटर का टेम्परेचर 50 से लेके 6.7 हो गया। लेकिन आइस का टेम्परेचर कितना हो गया? आइस का टेम्परेचर 0 से लेके 6.7 हो गया। मतलब आइस ने हीट गेन करी है और वाटर ने हीट लूज करी है। तो यार हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग भैया जितनी आइस ने हीट गेन करी है उतनी ही हीट किसने लूज करी होगी? वाटर ने। भैया जितनी वाटर ने हीट लूज करी है वो हीट लूज होकर किसके पास गई होगी? आइस के पास गई होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ और मेरे को एल एफ की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। चलो ट्राई टू सॉल्व। और कहीं कुछ दिक्कत आया तो फिर भाई पूछ लेना। हेमंत एक बार चेक करो यार, बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ठीक है। अमित? अमित दीदी बॉडी बिल्डर? कौशिक? Yes, sir. चलो डन। तो आओ यार साथ साथ सॉल्व करते हैं इसको। नहीं, काव्य सही नहीं आ रहा आंसर। आओ साथ साथ सॉल्व करते हैं। भाई मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट लूज बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय आइस।
यार वाटर का तो सिर्फ सर वो टेम्परेचर चेंज हीट हुआ है। लिखी है ना, क्या बोल रहे हो? वो हीट लिखी, मतलब नॉर्मल हीट लेटेंट वाली। हाँ, तो भैया क्या कहते हैं, मैंने नॉर्मल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही तो पूछा। लेटेंट हीट लूज बाय वाटर कितना होगा? भैया वाटर का तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। भैया इधर देखो, वाटर का तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट का फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो भी वाटर का हुआ होगा। लेकिन आइस के साथ क्या हुआ है? भैया आइस सबसे पहले मेल्ट हुई होगी। आइस सबसे पहले मेल्ट हुई होगी। तो मास ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर जब आइस पूरी की पूरी मेल्ट हुई होगी, उसके बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा होगा। और इसका टेम्परेचर कितना बन गया होगा? इसका टेम्परेचर बन गया होगा 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 6.7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी यूज करेंगे? वाटर की यूज करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की यूज करेंगे, क्योंकि आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया। सारी वैल्यूज रख दो और एलएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो मास ऑफ वाटर 0.30, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया था? 50 माइनस 6.7, मास ऑफ आइस 0.15, एलएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्लस मास ऑफ आइस 0.15, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200, चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 6.7 से लेके 0 डिग्री तक। भैया अब इस वैल्यूज को सॉल्व कर लो, जैसे आपको लगे सही सॉल्व करो और एलएफ की वैल्यू कैलकुलेट करो। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मान सकता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा शायद से मल्टीप्लीकेशन करा कर डिफिकल्ट हो जाए। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कैलोरीमीटर, कैलोमेट्री। कैलोमेट्री का मतलब कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, कि एक ने हीट लूज करी तो एक ने हीट गेन करी। भैया प्लीज सब लोग चेक करो, सबका आंसर यही आ रहा है। 3.3 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। कौशिक तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। यार जैसे सबका कंप्लीट हो जाए प्लीज बता दो। डन सर। डन। ठीक है वैशाली, गुड। बोर हो रहे हो क्या? बोल भी मत देना, नालायक को पिट जाओगे। चलो भैया आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट, अब आ जाओ दूसरे कॉन्सेप्ट पे। यार हमारा जो मेन चैप्टर है ना, वो यहां से स्टार्ट है, बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन से। थर्मल एक्सपेंशन। यार अगर मैं अभी मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि गैस की बात करूं चाहे लिक्विड की बात करूं चाहे गैस की सॉलिड्स की बात करूं, हमारे सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। और ये फोर्स को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? इसको हम स्प्रिंग फोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा कि भैया ये सारी की सारी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी। मतलब ना तो स्ट्रेच्ड ना तो कंप्रेस। तो जो ये हर एक मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा? वो होगा आर नॉट। तो आर नॉट लिख लो। ये आर नॉट क्या है? ये आर नॉट बेसिकली इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या सिर्फ एक मॉलिक्यूल का इंक्रीज करेगा या सारे मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज कर जाएगा? सभी। सभी मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज होगा। तो जब सभी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंक्रीज होगा तो याद रखो हर एक मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, हर एक मॉलिक्यूल के बीच का। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा हूं तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा।
अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करा रहा हूं तो हमारी स्प्रिंग उस केस में कंप्रेस करेगी और हर एक मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये मैंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताई है जिसपे क्वेश्चन आ जाएगा, तो लिख लो ये स्टेटमेंट कि ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर distance between each molecules changes, distance between each molecule changes। क्या सबको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आ जाओ, इस पे एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ट्राई करना। भाई क्वेश्चन कह रहा है ये हमने एनुलर रिंग ली है, मतलब कोएंसेंट्रिक रिंग ली है कुछ। यार ये वाला रेडियस हमें गिवन है R1 और ये वाला रेडियस मेरे को गिवन है R2। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। तो जो ये बीच का गैप है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 माइनस R1। भैया हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराया, मैंने इसको हीट सप्लाई करी और टेम्परेचर इंक्रीज कराया। आपको बताना है कौन कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन 1 कि सिर्फ R1 इंक्रीज करेगा, ऑप्शन 2 कि सिर्फ R2 इंक्रीज करेगा, ऑप्शन 3 कि भैया हमारा R1 इंक्रीज कर जाएगा, R2 इंक्रीज कर जाएगा, वेरस R2 माइनस R1 सेम रहेगा, और ऑप्शन डी कि भैया हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ इंक्रीज कर जाएगा। चलो चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। कि भैया हमने इसको हीट किया तो कौन कौन सी वैल्यूज चेंज होंगी, R1 R2 R2 माइनस R1। भाई सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, अभी टाइम लो, सॉल्व करो। वेरी गुड हैरी। कौशिक तुम्हारा भी सही है, काव्य सही है, बढ़िया। हर्ष तुमने आंसर नहीं दिया। लवप्रीत, प्रकुल, डन यस हेमंत, सर। वेरी गुड आंसर। तो यार सबने, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है भाई बिल्कुल सही दिया है। कि जब मैंने बोला कि हर एक मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो याद रखो मतलब हर एक लेंथ इंक्रीज होगी, हर एक लेंथ इंक्रीज होगी। तो R1 इंक्रीज होगा, यस। R2 इंक्रीज होगा, यस। R2 माइनस R1 इंक्रीज होगा क्या, यस। R2 माइनस R1 भी इंक्रीज होगा, सारी लेंथ इंक्रीज करेगी। बस इस चीज पे याद रखना। अब जैसे इसी कॉन्सेप्ट पे है ना, 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार तो ये क्वेश्चन हो गया, एक बार बस मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या आया था। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि ये हमारे पास रिंग है, रिंग के बीच में एक गैप है, इस गैप की वैल्यू D है, रिंग का रेडियस R है, मैंने टेम्परेचर चेंज कराया। तो आपको बताना है टेम्परेचर चेंज कराने पे कौन कौन सी वैल्यू चेंज होगी। जैसे अज्यूम कर लो टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कराया, तो बता दो कौन सी वैल्यू इंक्रीज करेगी। और और D के साथ क्या होगा डिक्रीज हो जाएगी। भैया? हर्ष, भावनाओं में बह गए तुम। मैंने अभी क्या बोला, हर डिस्टेंस इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। करेगा। जैसे इधर एक मॉलिक्यूल अज्यूम किया तुमने, मॉलिक्यूल ए, इधर एक मॉलिक्यूल अज्यूम किया, मॉलिक्यूल बी। तो यार अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो भैया हमारे पास आर की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी और डी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमने एक मेटल शीट ली है, मेटल की शीट। इस मेटल की शीट की लेंथ है ए, ब्रेथ है बी, और इस मेटल की शीट में मैंने ये जो ब्लू कलर का ड्रॉ किया है, ये मैंने एक ड्रिल कर दिया, होल कर दिया। इस होल का रेडियस है सी, और जो होल का और यहां तक का डिस्टेंस है ये है डी। भैया फिर से चेक कर लो, एक मेटल शीट ली, मेटल शीट के बीच में छेद कर दिया, होल कर दिया। भैया होल का रेडियस सी, ये गैप डी, ब्रेथ बी, लेंथ ए। टेम्परेचर चेंज कराया, इंक्रीज कराया, तो बताओ कौन कौन सी वैल्यू चेंज होगी, कौन सी इंक्रीज करेगी? तो कुछ ए दिमाग लगाना है।
सभी। ए भी इंक्रीज, बी भी इंक्रीज, सी भी इंक्रीज और D भी डी भी इंक्रीज, सब कुछ इंक्रीज करेगा। भैया एक बार लास्ट चेक करें, फिर अब थोड़ा सा, ये तो कॉन्सेप्चुअल हो गया, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस पे भी आएंगे। यस सर। done चलो sir. डन, बहुत बढ़िया। तो लिख लो यार, हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन जो होगा वो कितने टाइप का होगा, एक एक करके इन सारे एक्सपेंशंस को पढ़ेंगे। भैया ठीक। हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप के होंगे, और याद रखना डेफिनेटली इस पे हमारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो कोशिश करेंगे आज करके ही खत्म करें। भाई सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसके अंदर, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मतलब मैं 1D ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, लीनियर ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब लीनियर एक्सपेंशन आप किस किस केस के लिए अप्लाई करोगे? आप ये अप्लाई करोगे थिन रॉड, वायर और रिंग के केस में, क्योंकि ये सारे के सारे 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिन रॉड, वायर एंड द रिंग। तो आप लीनियर एक्सपेंशन इन सब चीजों में यूज करोगे। तो यार मैंने कहा कि ये मैंने है ना एक रॉड ले ली है, इस रॉड की लेंथ अभी फिलहाल L है। तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो यार इस रॉड की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? इस रॉड की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। भैया इस रॉड की फाइनल लेंथ कितनी हो गई? मैंने अज्यूम कर लिया कि इस रॉड की फाइनल लेंथ हो गई L डैश। तो यार ये वाली लेंथ कितनी आएगी? एल L डैश माइनस एल। वेरी गुड, तो इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा L से, मतलब L डैश माइनस L। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है लीनियर एक्सपेंशन का, कि यार हमारे पास जो ये डेल्टा L है ये चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज लेके आओगे उतनी ज्यादा ये लेंथ इंक्रीज करेगी। दूसरा, भैया ये जो चेंज इन लेंथ है ये इसकी ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड करेगी। ओरिजिनल लेंथ पे क्यों डिपेंड करेगी? क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी मतलब उसमें उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मूवमेंट और उतना ज्यादा एक्सपेंशन। इन दो फॉर्मूले को क्लब कर दो तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एल डेल्टा टी। और ये कांस्टेंट क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा। तो इस यहां से आपको ए की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू होगी डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। आप डेल्टा एल का फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा एल की वैल्यू रख दो। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? एल डैश माइनस एल। तो इसी फॉर्मूले को अगर आप रीअरेंज करोगे तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आएगा, एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 + A डेल्टा टी। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आपको दोनों याद होने चाहिए। अब यहां तक आराम से चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, पहले आज लीनियर एग्जाम एक्सपेंशन का ही सारा कुछ करा दूंगा खत्म। डन सर। Done sir. डन। भैया एक चीज याद रखना, अब ये हमारे पास जो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट आया है इसका एसआई यूनिट होगा केल्विन इनवर्स, क्योंकि डेल्टा एल और एल कट गया, लेंथ बाय लेंथ कट गया, तो डेल्टा टी बचा केल्विन इनवर्स। और याद रखना कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻5 के टर्म्स में होती है। तो अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अल्फा के ऊपर कोई भी पावर आ गई, सपोज पावर 2 आ गई, पावर हाफ आ गई, या कोई भी पावर आ गई, तो इस केस में ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्फा -5 है और इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? -10। तो मतलब ये वैल्यू और ज्यादा छोटी हो गई। तो अगर ये वैल्यू और ज्यादा छोटी हो गई तो याद रखना इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप हमेशा अल्फा को कैंसल कर दोगे। क्या भैया क्वेश्चन की भावनाएं समझ में आई? Yes sir. डन। कि अगर अल्फा के ऊपर कोई भी पावर आ रही है तो याद रखना उस केस में आप अल्फा को निग्लेक्ट कर दोगे, अल्फा को 0 बना दोगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो यहां तक कर लो। आज एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वो आपके एग्जाम में यूजली आता ही आता है। Done sir. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। बिछाओ, अब बिछाओ। ले रे यार। ईशा,
सेकेंड टाइम माइक अनम्यूट हो रहा है। चलो भैया, भैया क्वेश्चन से पहले मेरे को ये बता दो, किस किस को पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम? 2 pi root L upon G. यार वेरी गुड, 2 pi√L/G। मतलब अगर मैं एक पेंडुलम ले रहा हूं तो भैया पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। भैया इस क्वेश्चन को पहले ही बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने एक आयरन पेंडुलम क्लॉक ली है। आपको सबको पता ही होगा क्लॉक वाली मतलब पेंडुलम क्लॉक्स आती है। हमने एक आयरन पेंडुलम क्लॉक ली। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ये करेक्ट टाइम शो कर रही है। ये करेक्ट टाइम शो कर रही है, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे ये करेक्ट टाइम शो कर रही है? ये करेक्ट टाइम शो कर रही है एट 20 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे को ये बता सकते हो टाइम पीरियड ऑफ अ करेक्ट पेंडुलम कितना होगा? अगर कोई पेंडुलम करेक्ट टाइम शो कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 1 second. उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है। मतलब उसका एक पूरा ऑसिलेशन 2 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, कहीं कहीं क्वेश्चन में काम आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार हमने है ना टेम्परेचर इंक्रीज करा दिया। हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज करा दिया? हमने टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस करा दिया। तो जब हमने टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करा दिया तो आपको बताना है हाउ मच टाइम विल चेंज। मतलब टाइम कितना लूज होगा या गेन होगा, आपको यह बताना है। हाउ मच टाइम विल इट लूज, मतलब मेरे को नया टाइम फाइंड करना है बेसिकली एक तरीके से। हाउ मच टाइम विल इट लूज और गेन इन अ डे, मतलब एक पूरे दिन में। पहले आप क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन की भावनाएं बिल्कुल क्लियर हैं या नहीं। Yes, sir. डन। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को अब डेरिवेशन से मतलब थोड़ी है। हम भैया कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं। नहीं कहा भैया, इंक्रीजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये फाइनल टेम्परेचर है। इंक्रीजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस। Okay. डन। हाँ, तो अब मैंने कहा कि हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आप ये मेथड देखो। यार अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ इंक्रीज करेगी। लेंथ इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई Increase. टाइम Increase. पीरियड भी तो इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है तो मतलब आपका जो पेंडुलम है उसको एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में करना चाहिए था, लेकिन अब वो ऑसिलेशन में भी 4 सेकंड या 5 सेकंड में करेगी। तो मतलब आपकी वॉच स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है? Slow. वेरी गुड। अगर आपकी वॉच स्लो चल रही है तो याद रखो मतलब आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिला, आपको टाइम कम मिल रहा है। तो मतलब इधर टाइम बेसिकली क्या हुआ होगा? इधर टाइम लूज हुआ होगा। इस चीज को याद रखना। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कराऊंगा, लेंथ डिक्रीज होगी, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। मतलब अब ऑसिलेशन 2 सेकेंड से पहले ही हो जाएगा। अगर ऑसिलेशन 2 सेकेंड से पहले ही हो गया तो मतलब आपकी वॉच फास्ट चल रही है। आपकी वॉच फास्ट चल रही है तो मतलब अब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो ये टाइम के साथ क्या होगा? गेन होगा। कोई दिक्कत? No, sir. बढ़िया। No. अब एक चीज याद रखो, यार टाइम पीरियड के लिए भी हम कैपिटल टी इंडिकेट करते हैं, टेम्परेचर के लिए भी कैपिटल टी इंडिकेट करोगे तो हर जगह क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो जनरली हर बुक्स में हर जगह उन्होंने टेम्परेचर को टी से इंडिकेट नहीं किया है, उन्होंने टेम्परेचर को थीटा से इंडिकेट किया है। तो अब मैं भी थीटा ही लेके चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे साइड में ये चीज मेंशन कर लेना कि भैया मैंने थीटा बेसिकली क्या लिया है? टेम्परेचर लिया है, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से इंडिकेट कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। Done, sir. डन। चलो, तो अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यार आपको ये फाइंड करना है कि कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है, कितना टाइम लूज हुआ है या कितना टाइम गेन हुआ है। तो भैया डायरेक्टली ये फॉर्मूला माइंड में छाप लो। हाफ इनटू अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मैंने देना भूल गया यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे देता हूं। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। क्वेश्चन में गिवन थी, है मैं भूल गया। हाफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी। ये फॉर्मूला याद रख लो बस, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। कोई स्टेप नहीं लिखने, कुछ नहीं करना।
तो जैसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करोगे सारी वैल्यूज को। चलो भाई देखो, भाई मेरे को पता करना था कि एक दिन में टाइम का कितना डिफरेंस आ रहा है, एक दिन में टोटल टाइम का कितना डिफरेंस आएगा। तो हाफ अल्फा की वैल्यू रख दी मैंने 1.2 इंटू 10⁻⁻5। टेम्परेचर मैंने कितना चेंज कराया भाई? 20. भाई 20 से 40 पे पहुंच गया तो टेम्परेचर मैंने 20 डिग्री चेंज कराया इनटू टाइम। अब ये जो टाइम है ना, आपको क्वेश्चन ने कितने के लिए पूछा है? पूरे दिन के लिए पूछा है। तो पूरे दिन का टाइम बताओ, पूरे दिन में टोटल कितना टाइम होता है? सेकंड्स में बताना, सेकंड्स में। भैया 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में Into कितने मिनट्स? 60 into इंटू 60 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 into मिनट्स और 60. 60 इंटू 60। तो ये वैल्यू अगर आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, मैं ये वैल्यू लिख देता हूं। ये वैल्यू होती है 86,400। तो ये वैल्यू याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो यार प्लीज आप चाहे कैलकुलेटर यूज कर लो अभी फिलहाल के लिए, जो आप देख लो। इस वैल्यू को सॉल्व करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ, ताकि हम आंसर मैच कर सके कि भैया हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो, और देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो भैया प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। तो यार बेसिकली मेरे को सॉल्व करना है 1.2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 86400, अगर एक तरीके से देखा जाए। क्योंकि 2 और 20 को काटा, मेरे पास आया 10। 10 को मल्टीप्लाई कर दी तो पावर रिड्यूस हो जाएगी एक। अब यार इसको तो सॉल्व करके आंसर बता ही सकते होगे ना? भैया वेटिंग फॉर द आंसर्स। हेमंत वेरी गुड यार। तो हमारे पास टोटल टाइम का डिफरेंस एक दिन में बस 10 सेकंड का फर्क आएगा, मात्र 10 सेकंड का। और ये टाइम लूज होगा या गेन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भैया ये टाइम हमारा लूज होगा, ये टाइम हमारा लॉस होगा, बेसिकली लॉस इन टाइम। मैं भी क्या लूज लूज लिख रहा हूँ, लॉस इन टाइम। सर असली तरीके से कैसे करते? असली तरीके से फॉर्मूला यूज करते, बाइनोमियल एक्सपेंशंस करते और उससे सॉल्व करते। क्या करके दिखाना है मेरे को? सर मतलब एल के बदले एन डैश डालना और फिर वहां पर पावर 1/2 है तो तब बायनॉमियल। चलो मैं देखो आपको तीन स्टेप लिख के दिखा दूंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सर आपने कैसे किया। मैं लिखूंगा सबसे पहले टाइम पीरियड एट 40 डिग्री सेल्सियस, एल नॉट। क्योंकि मेरे को पता है ना टाइम पीरियड सिर्फ एल पे डिपेंड कर रहा है, 2 पाई और रूट जी ये सब तो कांस्टेंट है, तो इन सबको तो काट ही दो आप। टाइम पीरियड हमारा रूट एल पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं लिखूंगा एल नॉट मतलब लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस अल्फा इंटू टाइम का डिफरेंस 0 से 40 तक, इसके ऊपर पावर हाफ, फिर डिवाइड बाय T40 इज इक्वल्स टू एल नॉट मतलब लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस अल्फा, और अब की बार टेम्परेचर डिफरेंस कितना आता? हाफ आता। एल नॉट को काट दो, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। काव्य, T40/T20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 40 A टू द पावर हाफ इंटू 1 प्लस 20 A टू द पावर माइनस हाफ। अब आपने शायद से ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी होगी, 1 प्लस x टू द पावर n। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस nx। तो मैंने अभी आपको यही तो बताया था कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो बेसिकली ये टर्म हमारा किसकी तरह एक्ट कर रहा है? x की तरह एक्ट कर रहा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस 20 अल्फा बन जाएगा ये, इंटू 1 माइनस 10 अल्फा बन जाएगा। इसको फिर से एक्सपैंड मतलब वो करोगे, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करोगे, जहां जहां अल्फा स्क्वायर वाला टर्म आएगा उसको 0 बना देना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 10 अल्फा, सिर्फ 1 प्लस 10 अल्फा बचेगा। काव्य चेक करके बता दो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर।
बस फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड इस 1 को यहाँ ले जाना, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास घूम फिर के जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर आएगा। स्टेप्स क्लियर हो गए? सर लास्ट वाला करना रिपीट। ये वाला लास्ट वाला रिपीट करना है। यस सर। इस 1 को इधर ले जाओ, तो मेरे पास आ जाएगा T40 बाई T20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 अल्फा। तो T40 माइनस T20 बाई T20 इज इक्वल्स टू 10 अल्फा। चेंज इन टाइम बाय ओरिजिनल टाइम, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज, तो मेरे पास फ्रैक्शनल चेंज कितना आया, 10 अल्फा। अगर अब आपको टाइम की वैल्यू निकालनी थी तो आप बस सीधा सीधा क्या करते, इस 10 अल्फा में, मतलब 10 ए आई है, अल्फा मतलब समझ जाना भैया ए आई है, ए, इस 10 ए में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, आप अपना एक दिन का टाइम पीरियड मल्टीप्लाई करोगे, एक दिन का टाइम पीरियड। तो आप आंसर एक बार चेक करके देखो, पीछे वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैच कर रहा है। हाफ इंटू ए इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हमारा कितना था, 20 था, 20 और इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 10 ए, 10 ए, और मैंने टाइम पीरियड मल्टीप्लाई किया था। यस सर। अब तो क्लियर हो गए होंगे स्टेप्स यार? यस सर। डन। प्रकुल मैं क्लास लीव ही कर रहा हूँ भैया, काम खत्म हमारा आज का। तो यार इतने सारे स्टेप्स एग्जाम में थोड़ी करोगे, डायरेक्टली आप अपना यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। डन तो सर। डन। तो भैया यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। थैंक यू सर। Thank you, ओके, sir. बाय।